हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटी एजुकेट क्लासेस। माय नेम इज़ विशाल। तो बच्चों, मैं आपको पॉलिटी की सेकंड बुक का 9th चैप्टर पढ़ा रहा था। आपको ये आपकी दूसरी क्लास है इस चैप्टर की। तो आज हमें शुरू करना है बच्चों, अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय। तो बच्चों चलिए इसकी शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। और बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल को शेयर करें। तो बच्चों इसकी शुरुआत करते हैं। इसका एक परिवर्तन था अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय। तो मतलब इसमें क्या हुआ, इस टॉपिक में बताया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय कैसे हुआ, यानी ओबीसी का, अदर बैकवर्ड क्लासेस का उदय कैसे हुआ। ओबीसी, इसके ओबीसी की अगर आपको फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप बोल देना कि अदर बैकवर्ड क्लासेस इसकी फुल फॉर्म है। और इनकी पहचान क्या होती है कि शिक्षा और सामाजिक तौर पर पिछड़े समुदाय की गणना, मतलब ये सामाजिक रूप से और सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। शिक्षा पर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। और ये बात जरूर ध्यान रखना है कि SC ST से अलग होते हैं। ये SC तो होता है वो शेड्यूल कास्ट, जो अनुसूचित जाति से आते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स, ST होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं। और OBC ये होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी इन अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसका मतलब ही है ये कि मतलब SC ST से अलग अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़े वर्ग जिन्हें हम कहते हैं। इस क्लास के लोग कांग्रेस इस क्लास के लोग कांग्रेस से अलग हो गए। जो मतलब ओबीसी वर्ग के लोग जो थे वो कांग्रेस से अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस अब हमारी बात नहीं सुन रही है और हमारी अवहेलना कर रही है। गैर कांग्रेसी दलों ने इसका समर्थन किया। तो मतलब जैसे कि होता है राजनीति में, एक दल के प्रति कोई समुदाय या फिर वर्ग अगर आवाज उठाता है तो विपक्षी दल जो होते हैं उनका फायदा उठाने के लिए उन्हें समर्थन देना चालू कर देते हैं। तो यहाँ भी यही हुआ। गैर कांग्रेसी दलों का उदय 1977 की जनता पार्टी के रूप में हुई। मतलब क्या हुआ कि जो गैर कांग्रेसी थी वो क्या हुआ था, उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी, जनता पार्टी मिलकर। जो गैर कांग्रेसी थी वो क्या हुआ था, उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी, जनता पार्टी मिलकर। उसका 1977 में हुआ था। उनका जनता पार्टी का गठन 1977 में हुआ था। अब आता है बच्चों मंडल आयोग। तो मंडल आयोग, तो इसका मैं शुरुआत में आपको बता चुका हूं कि मंडल आयोग वही था जिसने ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% आरक्षण की मांग की थी। और इसे जो था, इसका गठन हुआ था बच्चों 1978 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो बीपी मंडल थे। और इसका दूसरा नाम था पिछड़ा वर्ग आयोग। और इसका काम था बच्चों कि पिछड़े वर्ग जो है हमारे देश के समाज को, उनकी स्थिति सुधारने का कार्य था। मंडल कमीशन 1980 में 1980 में मतलब इस आयोग ने जो था ये मांग रखी कि ओबीसी जैसा आप SC ST को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देते हो उसी तरीके से आपको ओबीसी को भी आरक्षण देना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने तर्क रखा कि ओबीसी का गठन जो था, ओबीसी समाज का गठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, तो इसी वजह से उन्हें आरक्षण देना चाहिए और ये आरक्षण के पहले हकदार हैं। क्योंकि ओबीसी समाज का अगर पता हो तो ओबीसी समाज का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने लागू करने की निर्णय लिया था। 1990 में जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी उसने इस मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का निर्णय दिया कि मतलब ओबीसी को भी 27% आरक्षण दिया जाने लगा सरकारी नौकरियों में।
मंडल का लागू होना। तो मतलब इसमें ये बताया कि मंडल आयोग जब लागू हो गया तो उसके बाद क्या परिणाम हुए थे इसमें। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों पर इसे लागू कर दिया। तो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार जो बनी उसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। सरकारी नौकरियों में शिक्षा संचालकों में आरक्षण मिले। और क्या हो, ओबीसी एसटी, और अब क्या हो, 3 वर्ग हो गए, एससी एसटी ओबीसी। इन तीनों वर्गों को जो था सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलने लगा। तो इससे क्या हुआ कि जो अन्य वर्ग थे देश के, जैसे कि हाई कास्ट के लोग जो थे, वो भी अब आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। सरकारी नौकरियों में शिक्षा संचालकों में आरक्षण मिले। और क्या हो, ओबीसी एसटी, और अब क्या हो, 3 वर्ग हो गए, एससी एसटी ओबीसी। इन तीनों वर्गों को जो था सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलने लगा। तो इससे क्या हुआ कि जो अन्य वर्ग थे देश के, जैसे कि हाई कास्ट के लोग जो थे, वो भी अब आरक्षण की मांग करने लगे और इसका विरोध करने लगे। तो वो कहने लगे कि ऐसे तो मतलब भेदभाव घटेगा नहीं, बढ़ेगा। कई पार्टियों ने पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसरों की मांग की। और कई पार्टियों ने क्या किया उस समय कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए जो था बेहतर शिक्षा और राजनीतिक अधिकारों की मांग की। अब आता है बच्चों राजनीतिक परिणाम। 1978 में बच्चों क्या होता है कि बामसेफ एक मतलब बहुजन समाज का एक मतलब उस समय संस्था बनी थी 1978 में, बामसेफ। इसका इसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों बैकवर्ड एंड मिनिटरी क्लासेस एम्प्लॉयज फाउंडेशन। इसका काम था, इस संगठन ने बहुजन वर्ग इस संगठन ने बहुजन की राजनीतिक सत्ता में भागीदारी की तरफदारी की। मतलब जो बहुजन क्या होता है, पहली बात तो बहुजन क्या होता है, आपने बहुजन समाज पार्टी तो सुनी होगी। बहुजन मतलब ये होता है कि मतलब जो पिछड़े होते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उन्हें बहुजन कहा जाता है। बहुजन मतलब कम। और इसमें और फिर क्या हुआ कि मतलब जब इन्होंने राजनीतिक तरफदारी की मांग की तो फिर क्या हुआ, काशीराम ने क्या किया कि मतलब एक अपनी पार्टी बना ली जिसे हम बहुजन समाज पार्टी कहते हैं, आज जिसे हम बसपा कहते हैं। उन्होंने उस पार्टी का गठन कर लिया। तो पहली बार जब ये पार्टी चुनाव लड़ी तो इन्हें पूरे दलित समुदाय के लोगों का समर्थन मिला। और अकेले दलित, पहली बार भारतीय राजनीति में ऐसा हुआ था कि एक समुदाय के लोगों ने के समर्थन से किसी पार्टी ने सरकार बनाई अपनी। और बसपा का ये मानना था कि अगर भारत में बसपा का ये मानना था कि भारत में बहुजनों की संख्या इतनी है कि बहुजनों की संख्या इतनी है कि मतलब अगर वो चाहें तो अगर वो चाहें तो एक राजनीतिक शक्ति का रूप ले सकते हैं। वो सॉरी बच्चों, यहाँ पर मेरे से एक गलती हो गई कि बहुजन का मतलब बच्चों होता है, सॉरी माफ करिएगा, बहुजन का बच्चों मतलब होता है कि बहुजन में बच्चों आप कहते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक। मतलब बहुजन ये होता है बच्चों के मतलब मतलब अनुसूचित जाति से जो व्यक्ति होते हैं उन्हें बहुजन कहा जाता है। तो हम कहाँ थे कि मतलब बसपा यही कहती थी कि अगर बहुजन अगर किसी एक पार्टी को समर्थन दे दे तो उनकी संख्या इतनी है कि मतलब वो एक पार्टी को जिता सकते हैं। बसपा समाज के दूसरे वर्गों तक पहुंचने लगी। तो मतलब पहले था क्या था कि मतलब बसपा जो थी वो
सिर्फ अनुसूचित जाति तक थी, सीमित थी, लेकिन आगे चल के वो दूसरे वर्गों तक भी पहुंचने लगी। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। इस समय में राजनीति धर्म पर आधारित हो गई थी। मतलब क्या हुआ कि मतलब एक समय ऐसा आया कि जब राजनीति जो थी धर्म और जाति पर आधारित हो गई थी। जनता पार्टी के पतन के बाद भरतपुर जनसंख्या के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा का गठन हुआ। तो मतलब जब जनता पार्टी का जब पतन हुआ, मतलब जब वो टूटी, तो भरतपुर जनसंघ के समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया, जिसे हम आज बीजेपी कहते हैं। 1986 के बाद इस पार्टी ने हिंदुत्व विचारधारा पर बल दिया। मतलब बीजेपी ने क्या किया, 1986 के बाद हिंदुत्व पर बल दिया। हिंदुत्व क्या होता है, मतलब हिंदू धर्म को बढ़ावा देते हैं। हिंदुत्व के समर्थक मानते थे कि भारत में राष्ट्रता सिर्फ हिंदू संस्कृति से ही आ सकती है। और जो हिंदुत्व के जो समर्थक थे वो इस बात को मानते थे कि मतलब अगर देश में अगर राष्ट्रता कोई ला सकता है तो हिंदुत्व धर्म से ही आ सकती है और किसी धर्म से नहीं आएगी। ब्रिटिश सरकार ने हिंदुत्व की नींव रखी। और जो हिंदुत्व के जो समर्थक थे वो इस बात को मानते थे कि मतलब अगर देश में अगर राष्ट्रता कोई ला सकता है तो हिंदुत्व धर्म से ही आ सकती है और किसी धर्म से नहीं आएगी। ब्रिटिश सरकार ने हिंदुत्व की नींव रखी। और जो हिंदुत्व की जो नींव रखी थी, मतलब हिंदुत्व की जिसने शुरुआत की थी, उनके नाम थे बीडी सावरकर ने हिंदुत्व की मतलब नींव रखी थी, मतलब शुरुआत की थी। ये कहते थे कि जो व्यक्ति भारत को पितृभूमि और मातृ भूमि मानेगा, फिर वही भारत का नागरिक होगा। मतलब सावरकर ये कहते थे कि मतलब जो व्यक्ति भारत को अपनी पितृभूमि मानेगा या पूर्ण भूमि मानेगा तो वही लोग भारत में रहने के योग्य हैं। अगर वो ऐसा नहीं मानते तो उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा आ गई। मतलब जब भाजपा की एक इमेज बन गई लोगों के मन में कि एक हिंदूवादी पार्टी है, तो इसके बाद आगे क्या हुआ। पहली चीज़ क्या हुई कि 62 वर्ष की जिन्होंने पति से तलाक के बाद भत्ता के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दी। इसके मुसलमानों ने अपने पर्सनल लॉ कहकर वापस कानून लौटा दिया। भाजपा ने इसका विरोध किया। मतलब क्या हुआ कि मतलब एक 62 वर्षीय महिला थी, उनका नाम था शाहबानो, और उन्होंने क्या किया कि उस समय अपने पति से तलाक लिया। तो और उन्होंने क्या किया, जब तलाक लेने के बाद उन्होंने अपने पति से भत्ते की मांग की, मतलब अपने जीवन व्यापन के लिए भत्ते की मांग की। तो फिर उनके पति ने मना कर दिया। तो फिर इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी डाली। तो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी डाली। तो फिर वहाँ पर मुसलमानों ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों ने क्या कहा कि हमारा आपसी मामला है और हम इसे अपने पर्सनल लॉ से ही सुलझा लेंगे। पर्सनल लॉ आपको जैसे पता है कि मुसलमानों का अपना एक पर्सनल लॉ होता है, तो उस पर्सनल लॉ से उन्होंने सुलझाने की बात की। अब दूसरा मामला था अयोध्या विवाद। जनवरी 1986 में फैजाबाद जिला न्यायालय ने बाबरी मस्जिद में लगे ताले को खुलवा दिया। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई थी कि यहाँ पहले राम मंदिर था और इसे तोड़कर मस्जिद बना गया था। न्यायालय ने जैसा फैसला वापस लिया। भाजपा ने गया था। न्यायालय ने जैसा फैसला वापस लिया। भाजपा ने इसके लिए सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक से एक बड़ी रथ यात्रा निकाली और जन समर्थन प्राप्त किया। मतलब क्या था कि जनवरी 1986 में 1986 में फैजाबाद जिले की न्यायालय ने क्या किया कि बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया। तो इसमें क्या हो कि हिंदू मुस्लिम में वो जो था तनाव बढ़ गया। हिंदू ये कहते थे कि यहाँ पर पहले राम मंदिर था और इसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई।
तो मजबूरन फिर क्या हुआ कि फिर बीजेपी ने क्या किया कि मतलब इस फैसले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध जन रथ यात्रा निकाली। और जब कोर्ट ने देखा कि हमारे फैसले के विरुद्ध जन रथ यात्रा निकल रही है तो उन्हें मजबूरन अपना फैसला वापस लेना पड़ा। विधिवत और उसके बाद 1992 के दिसंबर में कारखाना आयोजित 1992 में दिसंबर में कार सेवा आयोजित हुई और राम भक्तों से कहा गया कि राम मंदिर बनाने के लिए श्रमदान दें। तो 1992 में एक मतलब कार सेवा आयोजित हुई। उसमें क्या कहा गया कि जो राम भक्त थे उनसे ये कहा गया कि मतलब आप राम मंदिर बनवाने के लिए दान दे। स्थिति फिर तनावपूर्ण हो गई। 6 दिसंबर 1992 में अलग अलग जगहों से लोगों ने आकर मस्जिद गिरा दी। तो 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ कि मतलब लोगों ने अलग अलग जगह से आकर जो थी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और फिर हिंदू मुसलमानों में फिर तनाव हो गया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि केंद्र सरकार ने भाजपा के साथ परिणाम ये हुआ केंद्र सरकार ने भाजपा के राज्य सरकारों को सत्ता से हटा दिया। तो मतलब जब ये घटना हुई थी तो उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। तो उस समय भाजपा की राज्य में दो सरकार थी, मतलब दो राज्यों में सरकार थी। तो जब ये घटना हुई तो बीजेपी के नेता, ये कहा जाता है कि बीजेपी के नेताओं ने इससे कार्य किया। तो वहाँ पर क्या हुआ कि कांग्रेस ने इस पर कड़ा कदम उठाते हुए उनके दोनों राज्य, जिन राज्यों में उनकी सरकार थी, उन राज्यों में से उन सरकार को बर्खास्त कर दिया। तो जब ये घटना हुई तो बीजेपी के नेता, ये कहा जाता है कि बीजेपी के नेताओं ने इससे कार्य किया। तो वहाँ पर क्या हुआ कि कांग्रेस ने इस पर कड़ा कदम उठाते हुए उनके दोनों राज्य, जिन राज्यों में उनकी सरकार थी, उन राज्यों में से उन सरकार को बर्खास्त कर दिया और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। भाजपा सरकार ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा, हाँ हो गया। भाजपा ने इस घटना पर अफसोस जताया और फिर क्या हुआ कि मतलब जब ये घटना हो गई और उन्हें हटा दिया गया तो भाजपा ने इस घटना पर अफसोस जताया। उन्होंने ये कहा कि हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए था। केंद्र सरकार ने एक जांच आयोग बैठाया ताकि पूरे मामले की जांच हो सके। और केंद्र सरकार ने एक उस समय जांच आयोग बैठाया जहाँ उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। देश में एक प्रश्न समय हुआ कि भारत एक ऐसा देश बन जाएगा जहां बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय का अल्पसंख्यक पर दबाव होगा। मतलब क्या था कि उस समय एक धारणा बन गई थी कि जब ये घटना हुई थी बाबरी मस्जिद के, उस समय मुसलमान जो थे अल्पसंख्यक थे हमारे देश में। तो क्या हुआ था कि उस समय धारणा बन गई थी कि मतलब बहुसंख्यक जो है अल्पसंख्यकों को दबा कर रखेंगे, कि ये अल्पसंख्यकों को दबा कर रखेंगे, ये धारणा बन गई थी। अब आता है गुजरात के मुस्लिम विरोधी दंगे। 2002 में फरवरी मार्च में मुसलमानों ने गोधरा स्टेशन पर अयोध्या से आने वाली ट्रेन में एक बोगी में आग लगा दी। मतलब 2002 में क्या था, गंधेरा स्टेशन में जो गुजरात से आ रही थी एक ट्रेन, उसके एक डिब्बे में जो था मुसलमानों ने आग लगा दी। उसमें 57 लोग मारे गए थे। और इससे क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमानों में हिंसा हो गई और ये हिंसा पूरे 1 महीने तक चली थी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि गुजरात सरकार हिंसा को रोकने में असमर्थ। मतलब उस समय जो वो था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ये कहा कि जो गुजरात सरकार है वो दंगे रोकने में असमर्थ है और दंगे रोकने में असमर्थ हो गई और अपने लोगों को राहत देने में असफल रही। पार्टियों के साथ अब उसे गठबंधन करके जीतना पड़ रहा था। जो पार्टी पहले अकेले दम पर जीतती थी, अब उसे दूसरे पार्टियों के साथ गठबंधन करके जीतना पड़ रहा था।
भाजपा के साथ गठबंधन में सम्मिलित पार्टियां, मतलब सॉरी माफ करिएगा, कांग्रेस के साथ गठबंधन में सम्मिलित पार्टियां, मतलब अब जो थी एक तरफ जो थी कांग्रेस गठबंधन करने लगी दूसरी पार्टियों के साथ, छोटी छोटी पार्टियों के साथ। दूसरा था भाजपा के साथ गठबंधन में सम्मिलित पार्टियां, और भाजपा भी जो थी दूसरी छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने लगी। और तीसरा वाम मोर्चा दल। वाम मोर्चा वो थे मतलब जो, और एक तरफ था वाम मोर्चा दल। वाम मोर्चा दल में भी कुछ पार्टियां मौजूद थी। और चौथा था वो दल जो इनमें से किसी भी में नहीं मिले। मतलब ये तीन दल थे, एक तो था भाजपा का दल, एक था वाम मोर्चा का दल, एक था कांग्रेस का दल, और एक दल ये चौथी ये आते हैं जो किसी भी दल में नहीं गए। वो मतलब उन्होंने अलग ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। अब आता है बढ़ती सहमति। इतना सब जब गुजरात में चुनाव दंगे हो गए तो भारत के चुनाव आयोग ने क्या किया कि वहाँ के गुजरात के विधानसभा के चुनाव का रोक दिया गया। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि धार्मिक भावनाओं को भड़काना बहुत खतरनाक साबित हो गया। मतलब जैसे कि बाबरी मस्जिद टूटी तो फिर हिंदू और इधर फिर राम मंदिर का मतलब विवाद गहरा गया। तो फिर इससे क्या हुआ कि मतलब हिंदू मुसलमान में धार्मिक मतलब भावनाएं बढ़ गई। तो इसमें क्या हो गया कि मतलब धार्मिक भावनाओं को भड़काना बहुत ही भारी पड़ गया हमारे देश के लिए। अब आता है 2004 के लोकसभा चुनाव। 2004 में स्प्रंग संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और कांग्रेस की गठबंधन सरकार जीती। मतलब 2004 में कांग्रेस ने एक सरकार के साथ गठबंधन की थी, स्प्रंग सरकार थी वो, जिसे हम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहते हैं, उसके साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया। कब? 2004 में। स्प्रंग को वाम मोर्चा का समर्थन था। स्प्रंग जो था उस समय, जो वाम मोर्चा था उसका समर्थन प्राप्त था। किसको? स्प्रंग को। इससे पता चलता है कि राजनीतिक मुकाबला बहुकोणीय हो गया। मतलब इससे पता चलता है कि वो जो राजनीतिक मुकाबला था वो बहुदलीय हो गया। मतलब एक से ज़्यादा पार्टियां आपस में, मतलब एक से ज़्यादा पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने लगी। मतलब दो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने लगी। अब क्या होता है, 1990 के बाद के 4 प्रमुख राजनीतिक प्रक्रियाएं। तो मतलब 1990 के बाद अब आता है बच्चों 1990 के बाद के 4 प्रमुख राजनीतिक प्रक्रियाएं। तो 1990 के बाद बच्चों क्या होता है कि 4 प्रमुख राजनीतिक प्रक्रियाएं आई थी। क्या क्या था? पहला, कांग्रेस के साथ गठबंधन में सम्मिलित पार्टियां। तो मतलब जो कांग्रेस थी, अब मतलब सभी पार्टियों के साथ अब उसे गठबंधन करके जीतना पड़ रहा था। जो पार्टी पहले अकेले दम पर जीतती थी, अब उसे दूसरे पार्टियों के साथ गठबंधन करके जीतना पड़ रहा था। भाजपा के साथ गठबंधन में सम्मिलित पार्टियां, मतलब सॉरी माफ करिएगा, कांग्रेस के साथ गठबंधन में सम्मिलित पार्टियां, मतलब अब जो थी एक तरफ जो थी कांग्रेस गठबंधन करने लगी दूसरी पार्टियों के साथ, छोटी छोटी पार्टियों के साथ। दूसरा था भाजपा के साथ गठबंधन में सम्मिलित पार्टियां, और भाजपा भी जो थी दूसरी छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने लगी। और तीसरा वाम मोर्चा दल। वाम मोर्चा वो भी में नहीं मिले। मतलब ये तीन दल थे, एक तो था भाजपा का दल, एक था वाम मोर्चा का दल, एक था कांग्रेस का दल, और एक दल ये चौथी ये आते हैं जो किसी भी दल में नहीं गए। वो मतलब उन्होंने अलग ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। अब आता है बढ़ती सहमति। इतना सबके बावजूद भी कोई पार्टी इन 4 चीज़ों पर सहमत है। कई पार्टियां इन 4 चीज़ों पर सहमत है। 4 चीज़ें। नई आर्थिक नीति, कारण देश समृद्ध होगा और विश्व शक्ति बढ़ेगा। मतलब बेशक वो कांग्रेस का विरोध कर रही थी, लेकिन जो राजीव गांधी जो नई आर्थिक नीति लाए थे 1991 में, वो विपक्ष उसके सहमत में भी था। क्यों सहमत में था? नई आर्थिक नीति क्यों सहमत में था? क्योंकि इससे जो था देश समृद्ध होगा और विश्व शक्ति बनेगा। मतलब इससे देश की मतलब जो जीडीपी बढ़ेगी और मतलब घरेलू सकल उत्पाद बढ़ेगा देश का, और जो है हमारा देश समृद्ध होगा।
दूसरा था पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाएगा, विचारधारा की जगह पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाएगा। मतलब इसमें क्या था कि उस समय जो अनुसूचित जाति जनजाति से लोग जो आते वो बहुत पिछड़े थे, और इस नई आर्थिक नीति से जो था पिछड़े जाति वालों को आगे आगे बढ़ाने का आगे बढ़ने का कार्य किया था इस नई आर्थिक नीति ने। पिछड़ी जाति वालों को आगे बढ़ाने का काम किया था। तीसरा है देश के शासन में प्रांतीय पार्टी की भूमिका। और जो उस समय भारत प्रांत में था, प्रांत में बटे हुए थे, तो मतलब उस समय जो प्रांतीय पार्टी थी उनकी भूमिका भी बहुत बढ़ गई देश में। चौथा, विचारधारा की जगह कार्य पर बल और विचारधारात्मक सहमति के बिना राजनीतिक गठजोड़। मतलब अब क्या हो गया कि पहले विचारधारा पर बल दिया जाता था कि मतलब इस पार्टी की विचारधारा कैसी है, कि किसको मतलब ये हिंदूवादी या मुस्लिमवादी या फिर ये हिंदूवादी पार्टी कैसी पार्टी है। लेकिन अब क्या हो गया कि अब जो था कार्य पर काम पर बल दिया जाने लगा। मतलब किस पार्टी ने क्या काम किया है उस पर बल दिया जाने लगा। अब कोई मतलब धर्म को नहीं देखता था, कोई कास्ट को नहीं देखता था, सब कार्य पर बल देने लगे। और विचारधारात्मक सहमति के बिना राजनीतिक गठजोड़। और, और अब ऐसी पार्टी भी गठबंधन करने लगी जिनकी विचारधारा मिलती नहीं थी, ऐसी पार्टी भी गठबंधन करने लगी। तो हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।